हेलो एवरीवन। आज के आर्टिकल का हमारा मुद्दा है सामाजिक बहिष्कार संविधान पर प्रहार। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये आर्टिकल सामाजिक बहिष्कार पर आधारित है। इसमें हालिया संदर्भ की चर्चा करते हुए ये समझने की कोशिश की गई है कि भारत में सामाजिक बहिष्कार की जड़ें कितनी गहरी हैं। साथ ही इससे संबंधित कानून और दूसरे पहलुओं पर भी इसमें प्रकाश डाला गया है। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के सामाजिक न्याय खंड से जुड़ा है। तो चलिए मेरे यानी आतिफा के साथ आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। जहां एक तरफ दुनिया के लोग मंगल ग्रह और चांद पर घर बसाने के बारे में सोच रहे हैं, वहीं हमारा समाज दकियानुसी सोच से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। समय समय पर हाशिए पर जा चुके लोगों के उत्पीड़न की घटनाएं बताती हैं कि इस कंप्यूटर युग में भी हमारा समाज किस तरह कुसंस्कारों से ग्रसित है। कहने की जरूरत नहीं कि सामाजिक बहिष्कार समाज और राष्ट्र को पिछड़ेपन की ओर धकेलता है। ये राष्ट्रीय शर्मिंदगी का कारण तो है ही, सामाजिक समरसता के लिए भी एक गंभीर खतरा है। दरअसल ये स्थिति समाज की संकुचित मानसिकता और झूठी शान का ही नतीजा है। कई बार ये समाज अपने ही आसपास के लोगों को एक दोयम दर्जे की जिंदगी गुजर बसर करने को विवश कर देता है, और फिर भी ऐसे समाज के लोग खुद को एक सभ्य और साक्षर नागरिक की श्रेणी में गिनते हैं। समाज की यही तस्वीर हमें भारत और इंडिया में फर्क करने को बाध्य करती है। दरअसल हाल ही में दाऊदी बोहरा समुदाय में प्रचलित बहिष्कार प्रथा एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में आ गई है। इस प्रथा को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका के माध्यम से चुनौती भी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की पीठ ने इस याचिका को सबरीमाला के फैसले की समीक्षा के लिए गठित 9 न्यायाधीशों वाली पीठ के पास भेजने का आदेश दिया है। इसके बाद ये पीठ इस बात का फैसला करेगी कि इस प्रथा को संरक्षित रखा जाए या नहीं। तो ऐसे में हमारे लिए सामाजिक बहिष्कार जैसी प्रथा को जानना जरूरी हो जाता है, और हमें इस बात को जानना भी जरूरी हो जाता है कि भारत में इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। साथ ही ये भी जानना आवश्यक है कि इस मामले में नीति निर्माताओं ने क्या कदम उठाए हैं। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि दाऊदी बोहरा समुदाय में ये बहिष्कार प्रथा आखिर है क्या। दरअसल दाऊदी बोहरा शिया मुसलमान हैं। इस समुदाय का एक सर्वोच्च धार्मिक नेता होता है जिसे अल-दाई अल-मुतलक कहा जाता है। इसलिए समुदाय के लोगों को अपने सर्वोच्च नेता के आदेशों का पालन करना जरूरी होता है। मुतलक के आदेश का पालन करना बाध्यकारी होता है। इस तरह इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगर समुदाय का कोई भी सदस्य इसके आदेश का पालन नहीं करता है तो उसका समुदाय से बहिष्कार कर दिया जाता है। ऐसे व्यक्ति को दाऊदी बोहरा से जुड़ी मस्जिदों, कब्रिस्तानों, मदरसों तथा सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने की मनाही होती है। हालांकि इस प्रथा को अदालत में कई बार चुनौती दी गई है। चलिए अब इस सब के बाद समझते हैं कि भारत में बहिष्कार प्रथा की जड़ें किस हद तक फैली हैं। अगर भारत के गांवों में देखा जाए तो यहाँ अभी भी जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव की लकीरें मिटी नहीं हैं। हाशिए पर बैठा समूह आज भी नासूर बन चुकी सामाजिक व्यवस्थाओं का शिकार हो रहा है। गांवों में जाति पंचायतों का काफी प्रभाव रहा है। सामाजिक व पारिवारिक समस्याओं का निपटारा जाति पंचायत द्वारा ही करने की परंपरा रही है। लेकिन इसकी समस्या ये है कि इसमें समाज के ताकतवर वर्गों का ही बोलबाला रहा है, और इनके फैसले अतार्किक और पूर्वाग्रह से ग्रसित होने के बावजूद भी समाज के पिछड़े तबकों पर इसे मानने की बाध्यता रहती है। इन फैसलों में सामाजिक बहिष्कार जैसे फरमान भी जारी होते रहे हैं। अब अगर इससे इतर देखें तो जाति या पेशे के आधार पर भी सामाजिक बहिष्कार के उदाहरण मिलते हैं। गांवों या मोहल्लों में अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखने वाले लोगों को अलग थलग रहने और मल ढोने के लिए बाध्य किया जाता है। मल ढोने की प्रथा में कमी के बावजूद इस रोग से हमारा समाज अब भी ग्रसित है। हालांकि जब रामनाथ कोविंद ने देश के 14वें राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की तो एक उम्मीद जगी कि दलितों के हालात बेहतर होंगे। लेकिन इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि जिस दिन उन्होंने पद की शपथ ली थी उसी दिन आंध्र प्रदेश से दलितों के सामाजिक बहिष्कार की खबर ने मायूस कर दिया था। गोदावरी जिले के 300 से ज्यादा दलित परिवार कथित उच्च जाति द्वारा सामाजिक बहिष्कार के विरोध में उपवास पर बैठ गए। इस प्रकार की घटनाएं हमें बताती हैं कि समाज में समरसता लाने की कोशिश को कहां-कहां और किस तरह पलीता लगाया जा रहा है। कुछ साल पहले ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले की एक घटना बताती है कि सामाजिक बहिष्कार किस तरह हमारे समाज के लिए एक नासूर बन गया है। दरअसल सुंदरगढ़ की ये घटना सामाजिक बहिष्कार का
बेहद ही अनोखा मामला था। यहाँ के एक व्यक्ति को 2020 में किसी विवाद के चलते जेल जाना पड़ा था, लेकिन जब वो जेल से बाहर आया तो गांव वालों ने उसे जाति भोज कराने का प्रस्ताव दिया। लेकिन उस व्यक्ति ने जब ऐसा करने से इनकार कर दिया तो गांव वालों ने उसका सामाजिक बहिष्कार करना शुरू कर दिया। दरअसल गांव की परंपरा के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति जेल जाता है तो उसे जाति भोज देना पड़ता है, साथ ही उसका मुंडन भी कराया जाता है, और ऐसा न करने पर समाज और जाति से उस व्यक्ति का बहिष्कार कर दिया जाता है। ये सब कुछ तब है जब देश में एक मजबूत संविधान है और इसे रोकने के लिए तमाम कानून बन चुके हैं। चलिए अब इस सब के बाद जानते हैं कि इस प्रथा से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा चुके हैं। तो जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव को रोकने के लिए पूर्व में कई संवैधानिक और सांविधिक आयोग तथा कानून भी बनाए जा चुके हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग 1990, राष्ट्रीय महिला आयोग 1992, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 2007, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 आदि जातिगत और सामाजिक बहिष्कार रोकने में सक्षम है। 2016 में महाराष्ट्र सरकार ने भी महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कार निषेध व निवारण अधिनियम 2016 पारित किया था। इसके मुताबिक दोषियों को 3 साल तक की सजा और 1 लाख जुर्माने का प्रावधान है। जातीय भेदभाव, जाति पंचायत, धार्मिक जुलूस, रैली, स्कूल व मेडिकल सुविधाएं रोकने जैसे 16 व्यवहारों को इस कानून के अंतर्गत अपराध माना गया है। इस तरह महाराष्ट्र का यह अधिनियम किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के सामाजिक बहिष्कार पर रोक लगाता है। सामाजिक बहिष्कार को ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताता है। दूसरी तरफ मेला ढोने की प्रथा भी सामाजिक बहिष्कार का ही एक पहलू है। हालांकि आजादी के बाद 1948 में पहली बार हरिजन सेवक संघ ने इस प्रथा पर रोक लगाने की मांग की थी। इसके अलावा 1968 में राष्ट्रीय श्रम आयोग ने भी इस प्रथा पर रोक लगाने की सिफारिश की थी। इस कुप्रथा को खत्म करने की बहुत जुबानी कोशिशों के बाद 1993 में ही इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाया गया, लेकिन किसी भी राज्य ने इसे सख्ती से लागू नहीं किया। 2013 में मेला ढोने का रोजगार निवारण और पुनर्वास अधिनियम पारित किया गया, लेकिन स्थिति अभी भी बहुत अच्छी नहीं हुई। तो इस सब के बाद ये जानना जरूरी हो जाता है कि इस मामले में आगे की राह क्या हो सकती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि कानून से ज्यादा हमारे समाज को दबे कुचले वर्गों के प्रति अपना नजरिया बदलने की जरूरत है, क्योंकि ये मानसिकता हमारे समाज में अपनी गहरी जड़ें जमा चुकी है और यही वजह है कि तमाम तरह के कानून भी ऐसे में अप्रभावी साबित हो रहे हैं। लिहाजा हमारे नीति निर्माताओं को कानून बनाने की बजाय सामाजिक बहिष्कार जैसी समस्या के मूल कारण के निवारण पर बल देना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि एक न्यूनतम मानवीय गरिमा के साथ जीना हर एक व्यक्ति का अधिकार है। इस अधिकार के बीच में उसकी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि रुकावट नहीं बन सकती। संविधान के अनुच्छेद 21 में जीने के अधिकार की गारंटी दी गई है और इसमें निहित है कि नागरिकों को सिर्फ जीने का नहीं बल्कि गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, और आज हमारे समाज को इसी गरिमा की जरूरत है। जाहिर है संवैधानिक प्रावधानों को सार्थक बनाने के लिए अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है ताकि समाज के सभी वर्गों का समान रूप से सामाजिक और आर्थिक विकास संभव हो सके। चलिए अब नोट कीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। सामाजिक बहिष्कार किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध होने से कहीं अधिक संविधान को चुनौती है। इस कथन के आलोक में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी और खास विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।